नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आज है 28 जून 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। आप सभी को बता दूं मैं इस लेक्चर के बारे में कि ये लेक्चर जो है गाइस आपके और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए गाइस सफिशिएंट होता है। हम सबसे पहले इस लेक्चर में करते हैं क्विक रिवीजन, ओके, जो कि कल से रिलेटेड होगा। और हम यहाँ पे लेंगे टॉप 10 क्वेश्चन विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड डे ऑफ द वर्ड को हम डिस्कस करते हैं लास्ट में। तो प्लीज आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और ये लेक्चर जो है आप सभी को बायलैंग्वेज मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में। डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे मैं इस वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोस को डालूं उन सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, आप सभी को कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखना होगा जय हिंद जय भारत, क्योंकि हमारा जो सेशन है हम स्टार्ट करते हैं जय हिंद जय भारत के साथ ही। एंड थॉट ऑफ द डे की बात कर लेते हैं अब। तो थॉट ऑफ द डे क्या है, जरा पढ़ते हैं। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हो जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। तो वही बात है, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। एंड अब कर लेते हैं जल्दी से फटाक से यहाँ पे क्विक रिवीजन। तो क्विक रिवीजन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नाविक दिवस कब मनाया गया? तो अभी 25 जून को अभी हाल ही में नाविक दिवस मनाया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ और विश्व मौसम संगठन की एक संयुक्त जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप जो है गाइज, यूरोपीय संघ और विश्व मौसम संगठन की एक संयुक्त जलवायु परिवर्तन की रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि यूरोप जो महाद्वीप है वो सबसे तेजी से गर्म होने वाला दुनिया का पहला महाद्वीप बन गया है। वही थर्ड क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर जीरो हरित भवन परियोजनाओं के तहत सार्वजनिक लीड नेट जीरो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाले देशों की सूची में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है? तो वो देश है हमारा प्यारा महान भारत। तो याद रखिएगा, इन सभी क्वेश्चन के बारे में मैंने डिटेल में कल की वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने कल की वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप उन सभी वीडियो को जाके एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप के नए सीईओ कौन बने हैं? तो एडी योंग मिंग वू जो हैं वो अलीबाबा ग्रुप के नए सीईओ बन गए हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है, किसे ब्रिक्स सीसीआई महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में रूबी सिन्हा को अभी ब्रिक्स सीसीआई महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, भारत और किस देश में नई रक्षा पहल इंडस एक्स लॉन्च किया है? तो अमेरिका के साथ भारत और अमेरिका ने मिलकर नई रक्षा पहल को लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडेक्स एक्स। नेक्स्ट है 7, स्विस बैंक में भारतीयों का धन कितने प्रतिशत घटकर 30,000 करोड़ रुपए रह गया है? तो ये है 11%, यानी 11% जो है स्विस बैंक में भारतीयों का धन जो है घटकर 30,000 करोड़ रुपए तक रह गया है। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन, कौन सा देश एशिया में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत बना है? तो भारत जो है वो एशिया में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, कहाँ 8वें वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो अभी हाल ही में यानी मुंबई में अभी 8वें वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 10 है, किस राज्य की पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए नई योजना की शुरुआत की है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने अभी हाल ही में रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए नई योजना की शुरुआत की है। तो याद रखिएगा, ये हमने यहाँ पे क्या है क्विक रिवीजन। एंड अब डिस्कस कर लेते हैं आज के क्वेश्चन जो कि है 28 जून 2023 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में विश्व ड्रग दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज वर्ल्ड ड्रग डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो 26 जून को, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी 26 जून को हर साल मनाया जाता है विश्व ड्रग दिवस। सो इसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन की बात की जाएगी यहाँ पे। तो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस, जिसे विश्व ड्रग दिवस के रूप में जाना जाता है, इसे हर साल 26 जून को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया जाता है हर साल 26 जून को। अब बात करते हैं कि इस दिन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस दिन का मुख्य उद्देश्य सिंपल सा यही है कि दुनिया भर में मादक द्रव्यों के सेवन, नशीली दवाओं
ओवरडोज से होने वाली मौतों और नशीली दवाओं से संबंधित समस्याओं के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करता है ये दिवस। वहीं ये दिन जो है नशीली दवाओं के दुरुपयोग, तस्करी से संबंधित स्वास्थ्य चुनौतियों को उजागर करने और रोकथाम, शिक्षा, उपचार और पुनर्वास जैसे उपायों से निपटने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसीलिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है 26 जून को। तो याद रखिएगा। इस बार की बात करें अगर नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जो अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 2023 में, तो इस साल की जो थीम रखी गई है वो क्या है? लोग पहले कंकाल और भेदभाव को रोकें, रोकथाम मजबूत करें। ये इस साल की थीम है। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री की बात करें अगर, तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 7 दिसंबर 1987 को नशीली दवाओं के दुरुपयोग को तस्करी से रोकने के लिए महासभा में संकल्प पत्र रखा गया था, जिसके तहत 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया था। तो याद रखिएगा, यानी 7 दिसंबर 1987 से ही इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ताकि लोग जो हैं क्या करें कि नशीली दवाओं और उनके दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ हम लोग लड़ सकें। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए किस पनडुब्बी की दुर्घटना से पायलट और 4 टूरिस्ट की मौत हो गई है? तो पायलट एंड 4 टूरिस्ट डेड ड्यू to the accident of which submarine went to see the wreckage of Titanic ship। तो अभी हाल ही में जो है टाइटैनिक शिप का मलबा देखने के लिए पनडुब्बी की दुर्घटना में कौन सी पनडुब्बी है जो दुर्घटना में पायलट समेत जो है वहां पे 4 लोग जो है उन सभी की वहां पे मौत हो गई है। तो याद रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन ए यानी टाइटन। तो जो टाइटन सबमरीन है वही लेके जाती थी टाइटैनिक का जहाज का जो मलबा है उसे देखने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन की। तो ये जो इमेजेस में आप देख रहे हैं जिन पर्टिकुलर पर्सन को, ये 5 वो पर्सन हैं जिनकी अभी हाल ही में मौत हो गई है। तो याद रखिएगा, गहरे समंदर के रोमांच ने ले ली इनकी जान। तो ये हैं इनके नाम, जैसे कि हामिश हैं, शहजाद हैं, सुलेमान हैं, पॉल हेनरी हैं और स्टॉकटॉन है। तो ये 5 पर्सन ऐसे हैं जिनकी अभी हाल ही में मौत हो गई है। तो ये है वो टाइटैनिक, जो कि इसी के मलबे को देखने के लिए पांचों लोग जो हैं वो गए थे सबमरीन में बैठ के। ठीक है, तो याद रखिएगा। एंड अब डिस्कस कर लेते हैं इसकी इंफॉर्मेशन को। तो टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए 13,000 फुट के नीचे समुद्र में गहरी टाइटन पनडुब्बी में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई है। इस पनडुब्बी में अरबपति कारोबारी हैं जिनका और ओशियन गेट कंपनी के सीईओ थे जिनका नाम था स्कॉटन रस, उनकी भी मौत हुई है। इसके अलावा पाकिस्तानी मूल के अरबपति हैं जिनका नाम है शहजादा दाऊद और उनके बेटे का नाम है सुलेमान दाऊद, और इन्हीं के साथ है हामिश और पॉल हेनरी। इन सभी की जो है मौत हो गई है। तो ये 5 लोग जो हैं ये गए थे टाइटन सबमरीन में बैठकर, जो कि 13,000 फीट की नीचे फुट की नीची समुद्र की गहराई में। तो याद रखिएगा इस बारे में। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करूं टाइटन के बारे में, टाइटैनिक के बारे में, तो टाइटैनिक जो है आज से 111 साल पहले 15 अप्रैल 1912 में दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री आपदा घटित हुई थी, जिसमें टाइटैनिक नाम का दुनिया का सबसे बड़ा भाप इंजन से चलने वाला जहाज जो है डूब गया था और इसमें लगभग 1573 लोगों की मौत हो गई थी। तो याद रखिएगा इस बारे में थोड़ा सा ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन था। ये हादसा जो है टाइटैनिक हादसा जो है दुनिया की सबसे बड़ी भूल पाई गई थी। तो इस टाइटैनिक के बारे में याद रखिएगा इन सभी बातों को जो कि बेसिक थी। एंड अब डिस्कस कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है आप सबके सामने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी गायों की खरीद पर 40,000 रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है? तो रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ ग्रांट ऑफ 40,000 ऑन अ परचेज ऑफ अ इंडेंजर्स काउस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो अभी उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भी हाल ही में देसी गायों की खरीदी पर 40,000 रुपए का अनुदान देने की बात है। तो पर्टिकुलर इमेज से आप समझ ही गए होंगे। सो डिस्कस करते हैं इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, प्रदेश में देसी गायों की नस्ल को बढ़ावा देने के लिए एक योजना लेकर आई है। इसके तहत बात करें तो गोपालकों को सरकार की ओर से देसी गाय खरीदने पर 40,000 रुपए तक की सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से स्वदेशी गो संवर्धन योजना यानी कि नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत शुरू की गई है, जिसके तहत अगर कोई भी गोपालक दूसरे राज्यों जैसे पंजाब की साहिवाल, राजस्थान की थार परकर और गुजरात की गिरी जैसी देसी गायों को यूपी में लाने पर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांजिट और पशु एसोसिएशन के लिए सब्सिडी दी जाएगी। तो ये सभी बातों को याद रखिएगा। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो सीएम है यानी योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने अभी देसी गायों की नस्ल को बढ़ावा देने के लिए अगर कोई भी इंसान जो है जो पर्सन है वो देसी गायों को खरीदता है तो उसके ऊपर उसे सब्सिडी मिलेगी जो कि 40,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने फोर्थ, जो कि है हाल ही में किसने लिट ग्लोव खिताब जीता है। तो हु हैज रिसेंटली वॉन द लिट ग्लोव टाइटल। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी दीक्षा डागर। तो दीक्षा डागर जो है एक ग्लोफर है, जो कि ग्लोव प्लेयर है। इन्होंने अभी हाल ही में लिट ग्लोव खिताब अपने नाम किया है। तो इसकी बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन की बात की जाएगी यहाँ पे। तो हरियाणा के झज्जर की रहने वाली है प्रतिभाशाली ग्लोफर जिनका नाम है दीक्षा डागर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना दूसरा लेडीज यूरोप टूर खिताब जीता है। बात करेंगे कि इन्होंने टिप स्पोर्ट्स चेक लेडीज ओपन में 4 शॉट की जीत के साथ खिताब अपने नाम कर लिया है। तो जिन्हें आप पर्टिकुलर इमेज में देख रहे हैं इन्हीं का नाम है दीक्षा डागर, जो कि कहाँ की रहने वाली है, हरियाणा की रहने वाली है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय गोल्फर है दीक्षा डागर ने लेडीज यूरोपियन टूर जो है इन्होंने चेक लेडीज ओपन 2023 चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया है। वहीं Olympics.com के अनुसार बात करें तो 22 वर्ष की है दीक्षा डागर, जिन्होंने अंडर 13 अंडर पार यानी कि 69, 65, 69 के 3 राउंड स्कोर के साथ थाईलैंड की त्रिचेट चेन लाम्ब को 4 शॉट से आगे रही थी, उनको इन्होंने हराया है। चेक लेडीज ओपन में दीक्षा डागर की जीत हुई है, जो कि है लेडीज यूरोपियन टूर, जो कि इनकी दूसरी जीत है। वहीं कैप टाउन में 2019 में दक्षिण अफ्रीका महिला ओपन में हरियाणा की गोल्फर ने अपने चौथे पेशेवर आउटिंग में पहला LET खिताब को अर्जित किया है। वहीं दीक्षा डागर की बात करें तो चेक लेडीज ओपन में लगातार चौथी बार भाग लेने वाली हैं और वह इस जीत में काफी करीब पहुंची थी, लेकिन 2021 में वो चौथे स्थान पर ही रही थी। तो दीक्षा भारत की दूसरी महिला गोल्फर है जिन्होंने LET टूर पर खिताब जीता है। इससे पहले अदिति अशोक ने 2016 में इंडियन ओपन जीता था। वहीं यह नहीं, दीक्षा इस साल जीतने वाली दूसरी भारतीय भी बन गई हैं और इस सीजन में अदिति ने मैजिकल कैनियन लेडीज का भी खिताब जीता है। तो दोनों का याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की है। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली announced the construction of the first underwater tunnel under the ब्रह्मपुत्र। तो अभी हाल ही में ब्रह्मपुत्र किस राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की बात की है। तो असम सरकार ने। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी कि असम सरकार ने अभी हाल ही में ये घोषणा की है कि वो जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे जो पहली अंडर वाटर सुरंग है वो असम में ही बनाई जाएगी। तो इसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। असम के मुख्यमंत्री आप सभी को पता है हिमंत बिस्वा शर्मा है। इन्होंने घोषणा की है कि 6,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से नुमालीगढ़ और गोहापुर के बीच असम की पहली पानी के नीचे सुरंग का निर्माण किया जाएगा। ये एक ऐतिहासिक परियोजना है जो पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे पहली रेल सड़क सुरंग होगी, जो कि परियोजना के लिए अगले महीने तक इन सभी परियोजनाओं को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो पर्टिकुलर अगर मैं आप सभी को लोकेशन दिखाऊं तो ये है गोहपुर से लेकर ये जो टनल बनेगा जो कि है नुमालीगढ़, तो नुमालीगढ़ तक बनेगा। तो ये यहाँ तक देख सकते हैं ये पर्टिकुलर वाटर में होगा। तो पूरा का पूरा ये एक वाटर ओके, तो ये बनने वाला है रेल रोड टनल अंडर द ब्रह्मपुत्र रिवर नॉर्थ इंडिया में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए।
और फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 6 है। हाल ही में किसे प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? Who has recently been honored with the first कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, यानी कि पंडित पीडी बाउल। तो पंडित पीडी बाउल को अभी हाल ही में कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। तो जिन्हें आप पर्टिकुलर इमेज में देख रहे हैं, इन्हीं का नाम है पंडित पीडी बाउल। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की, तो इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्टिस्ट फेस्टिवल के कोलकाता संस्करण में, जिसका उद्घाटन जो है 23 जून 2023 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस ने किया था, पद्मश्री बाउल सम्राट पंडित पूर्णदास बाउले को प्रदान किया गया है। विश्व मंच पर पारंपरिक बाउल संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ये IPAF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करें अगर पंडित पीडी बाउल को बंगाल के लोक संगीत के लिए साथ दुनिया भर में यात्रा करने और 156 देशों में दुनिया के नागरिकों के सामने प्रदर्शन करने के लिए जाना जाता है। तो याद रखिएगा अभी। ओके, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट ऑनर विच कंट्री? ऑर्डर ऑफ द नाइल। तो ऑर्डर ऑफ द नाइल अभी प्रधानमंत्री को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी इजिप्ट, यानी मिस्र का जो ये सम्मान है, जो कि ऑर्डर ऑफ नील है, जिसे प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। तो इस पर्टिकुलर इमेज में देख सकते हैं। तो आप सभी को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है। ओके, जल्दी से बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राज्य सम्मान से सम्मानित किया है, जिसे नील का देवता के रूप में जाना जाता है, गॉड ऑफ नील। तो इसी सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ये 13वें अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, जो कि 13वां है, जो कि प्रधानमंत्री जी को ये सम्मान मिला है। तो याद रखिएगा, यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी द्वारा प्रदान किया गया है, जिससे यह महत्वपूर्ण स्थान बन गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है 1997 के बाद मिस्र की यात्रा करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अब तक जो है 2023 में मोदी जी को कौन कौन से सम्मान मिले हैं, तो उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। वैसे तो कुल जो है 13 मिले हैं, अब फिलहाल यहाँ पे 2023 के हैं, तो हम 23 के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, पापुआ गिनी को प्रशांत द्वीप समूह की एकता और वैश्विक दक्षिण के नेतृत्व के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो मई 2023 में किया गया था। तो याद रखिएगा। वहीं फिजी के मिस्र का मित्र यानी मोदी के वैश्विक नेतृत्व की परिभाषा, फिजी का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया है मोदी जी को। वही पाउल रिपब्लिक द्वारा इकबाल पुरुष भी PM मोदी जी को दिया गया है। वही है पाउले गणराज्य के राष्ट्रपति रेंगले एस विप्स जूनियर के द्वारा इकबाल पुरुष से सम्मानित किया गया, जो कि 2023 मई में ही मिला था। तो याद रखिएगा, ये 2023 के अवार्ड है, जो कि प्रधानमंत्री जी को इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। हाल ही में कावेरी कोष मिशोताकिश, ठीक है, तो कावेरी कोष मितोकाशिश किस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे? तो रिसेंटली कावेरी कोष मितोकाशिश विल टेक ओथ एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो जिन्हें आप देख रहे हैं, इन्हीं का नाम है कावेरी कोष मितोताकिश, जो कि हैं ग्रीस के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो ये अभी हाल ही में शपथ लेंगे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। तो कावेरी कोष मिशोताकिश जो है ग्रीस के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। हाल ही में किस राज्य में 1000 साल पुरानी मूर्ति कला की अनोखी पहचान की गई है? रिसेंटली इन विच स्टेट अ यूनिक 1000-year-old हैज बीन आइडेंटिफाइड? तो अभी हाल ही में जो है 1000 साल पुरानी मूर्ति कला है, जिसको अभी अनोखी पहचान के लिए ढूंढा गया है। तो कहाँ मिला है ये मूर्ति? तो ये मिला है, ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, यानी तेलंगाना में मिला है। तो याद रखिएगा, जो कि पर्टिकुलर इमेज में आप सभी को दिखाई दे पा रहा होगा, आई होप। ओके, तो ये है 1000 साल पुरानी मूर्ति कला, जो कि तेलंगाना में मिली है। अब इसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में पुरातत्वविदों ने 1000 साल पुरानी गणतंत्र के रूप में एक महत्वपूर्ण खोज किया है, जो कि भगवान विष्णु के द्वारपाल विजय का प्रतिनिधि करने वाली यह विशेष खोज है, जो कि द्वारपाल उद्यम
तेलंगाना के पहले नामांकित किसी भी निष्कर्ष के लिए निकाली गई है। वही बात करेगी कि ये जो जमीन के 6 फीट ऊपर और 3 फीट नीचे 9 इंच की गहराई के साथ महान पत्थर से उकेरा गया एक तरीके का ये मूर्ति है, तो 1000 साल पुरानी है, तो याद रखिएगा ये तेलंगाना में मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक वैश्विक टास्क फोर्स की गठन की घोषणा की है? तो रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेशल टास्क फोर्स ऑफ डील विद द ड्रग मीन्स। तो अभी हाल ही में जो है हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने भी हाल ही में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी का यहाँ पे इमेज लगाई गई है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आप सभी को पता है सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, जिन्होंने राज्य सरकार राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक समर्पित विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है, जो कि ये चेक करेगी कि कहाँ पे नशीली पदार्थों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो याद रखिएगा इन सभी इंफॉर्मेशन को, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, एंड अब जो हमारा फेवरेट यहाँ पे आता है सेशन, जो कि है डे ऑफ द वर्ड। डे ऑफ द वर्ड का जो आज का वर्ड है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा और इसी वर्ड के ऊपर आप सभी को मेक द सेंटेंस बनाना होगा। एंड वर्ड जो है ब्लोविएंट। ब्लोविएंट क्या है? आज का वर्ड है। ब्लोविएंट का मीनिंग होता है फूलना। ओके, जिसका मीनिंग है, सिंपल मीनिंग की बात करूं अगर मैं, तो ब्लोविएंट का मीनिंग क्या है? ब्लोविएंट का मीनिंग होता है फूलना। अब ब्लोविएंट जो है हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? तो हम बोल सकते हैं कि टू टॉक एट लेंथ इन अ पोम्पस वे, मीन्स ऑफ दैट की यानी कि वो लोग जो कि कंटिन्यू बोलते रहते हैं, फिजूल की बातों को करते रहते हैं और बहुत देर तक बोलते रहते हैं, उस बात का कोई मतलब नहीं होता, उन्हीं पर्सन को हम क्या बोल सकते हैं? ब्लोविएटर। तो ब्लोफ्ट का मतलब होता है फूलना, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो कि ये समझता हो कि सिर्फ मैं ही मैं हूं और जो भी मैं कह रहा हूं वही सब कुछ सही है, ठीक है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम ब्लोविएटर। तो ब्लोविएटर का यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं? पॉलिटिशियंस के लिए, जो कि पॉलिटिशियन ब्लोविएटर, यानी कि पॉलिटिशियन क्या समझते हैं कि जो भी समस्या है मैं ही इस समस्या को सुलझा सकता हूँ, यानी कि वो जब भाषण देना शुरू करते हैं तो वो सिर्फ अपने आप को ही समझते हैं, सामने वाले को कुछ समझते नहीं है। तो वही बात है ब्लोविएट। ब्लोविएट का मतलब होता है फूलना, तो याद रखिएगा। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आपको जो आज का सेशन है वो कैसा लगा प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए और वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिए। ओके, बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।